नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। छत्तीसगढ़ में इस वक्त दो बड़े आंदोलन सरकार की नीतियों और युवाओं के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ 212 दिनों से चयनित डीएड अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो दूसरी तरफ 1500 से ज्यादा विद्यामितान नियमितीकरण, समान काम समान वेतन और अन्य मांगों को लेकर तकरीबन 22 दिनों से हड़ताल पर हैं। सरकार ने अब विद्यामितानों के आंदोलन पर सख्त रुख अपनाते हुए 27 जुलाई तक स्कूलों में लौटने का अल्टीमेटम दे दिया। साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि तय समय सीमा तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वालों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जा सकती हैं। शिक्षा मंत्री से बातचीत भी बेनतीजा रही है। शाला प्रबंध समितियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उधर चयनित डीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं दी गई। 212 दिनों के आंदोलन के दौरान सैकड़ों अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ी, कई अस्पताल पहुंचे, कई बार गिरफ्तारियां हुई, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकला। अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक को अपने खून से पत्र लिखा, गुहार लगाई, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। कांग्रेस का अब आरोप है कि प्रदेश में युवाओं का खुलेआम शोषण हो रहा है। सरकार रोजगार के नाम पर सिर्फ वादे कर रही है। बीजेपी का कहना है कि राज्य में रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है, हर निर्णय नियम के तहत लिए जा रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, जब एक तरफ चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति के इंतजार में है, दूसरी ओर पढ़ा रहे विद्यामितानों की नौकरी पर संकट है, तो आखिर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था किस दिशा में जा रही है? क्या सरकार समाधान निकालेगी या आंदोलन और टकराव दोनों और तेज होंगे? इसी पर आज होगी आपकी बात। तो ऐसे में आज विद्यामितान अतिथि शिक्षक क्या कह रहे हैं अपनी मांगों को लेकर और डीएड अभ्यर्थियों का क्या कहना है, आप सबसे पहले वो सुनिए। जो पेमेंट दे रहे हैं, क्या हमको उसका बेसिक पेमेंट नहीं दे सकती सरकार से यही मांगे कि हमको नियमित कर दे। 11 साल का हमको जो परिणाम, हम जो मेहनत किए उसका परिणाम हमको दे। हम लोग जो है अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर 1 जुलाई से यहाँ पर बैठे हुए हैं। 11 वर्षों से छत्तीसगढ़ के बीएड क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ना हमारी सैलरी बढ़ाई जा रही है, ना ही हमको छुट्टी दी जा रही है और ना ही हमें 12 महीने का वेतन दिया जा रहा है। हमारा संविलियन नहीं कर सकते हैं, तो हमारी कुछ मांगों को जो हम लोग बोल रहे हैं उनको आप पूर्ण कर दीजिए। हम स्वतः ही हड़ताल से चले जाएंगे। हमारी नियुक्ति डीओ से हुई है, डीपीआई से हुई है, डीपीआई से हमारा आवंटन आता है, सारी चीजों को उन्होंने स्वीकार भी किया है और उसके बाद भी गलत संदेश उसमें एसएमडीसी का ऐसे नियुक्त किए गए हो ऐसा लिखा गया है। तो ये आदेश हमारे लिए जो निकाला गया है सिर्फ हमें डराने धमकाने के लिए निकाला गया है। और आप ही के प्रदेश में हम लोग चयन होकर के प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। माननीय महोदय जी, मुखिया जी, शिक्षा मंत्री जी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि उन 23 परिवारों के बारे में सोचे, उन युवाओं के बारे में सोचे जो अपने घर परिवार से दूर हैं। हमारे साथ डीएड के अभ्यर्थी जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के माता वर्ग, महिला वर्ग हमारे साथ बैठी हुई है और अभी भी ये आस लगाए हैं, हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है, विष्णु का सुशासन है और हमारे लिए अच्छा ही करेगी। हम 23 परिवारों के बारे में सोचेगी। तो ऐसे में इन मांगों को लेकर, इन मुद्दों पर पीसीसी चीफ हैं दीपक बैज, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, जमकर हमला बोला है और साथ ही किस तरह से बचाव किया, सफाई दी और पलटवार किया है बीजेपी ने। बीजेपी प्रवक्ता उमेश घुड़मो ने इन दोनों नेताओं का बयान सुनिए। बनिए उसके 2 महीने 3 महीने के बाद से ही इस 2.5 साल कार्यकाल में आंदोलन शुरू हुई है। सरकार 1 लाख नौकरी देने का वादा करने वाली 1500-1600 डीएड के अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं दे पा रही है और जो अतिथि शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उनको ऊपर इस तरह के डराने और धमकाने का कार्रवाई। इससे पहले रसोईया आंदोलन किए, थक कर वापस चले गए, मितानिन आंदोलन किए, थक कर वापस चले गए। इससे पहले कई ऐसे संघ हैं आंदोलन किए, लेकिन इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। लोकतंत्र में सभी को अपनी मांगों को रखने का अधिकार है। अतिथि शिक्षकों के विषय में सरकार न सिर्फ संवेदनशील है बल्कि बहुत गंभीरता से उनकी जायज मांगों पर सरकार विचार कर रही है और पूरी संवेदनशीलता के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी इनसे 2 बार मुलाकात
की थी। सरकार गंभीर है और आने वाले समय के अंदर में जो जायज मांगे होंगी उस पर बहुत संवेदनशीलता के साथ सरकार आगे विचार विमर्श करेगी। तो ये कहा जा रहा है कि सरकार विचार विमर्श कर रही है, लेकिन आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं और अभ्यर्थी अभी भी आंदोलन में बैठे हुए हैं। और ऐसे में आज के सवाल क्या हैं उस पर भी नजर डालते हैं। आज के सवाल है, सबसे पहले, चयनित डीएड अभ्यर्थियों का धरना 212 दिनों से जारी, 2300 नियुक्ति देने में क्या है दुश्वारी? 1500 विद्यामितानों ने नियमितीकरण के लिए छेड़ा रण, विभाग ने बर्खास्तगी का दे दिया अल्टीमेटम। कांग्रेस बोली युवाओं का शोषण हो रहा खुलेआम, बीजेपी बोली रोजगार की दिशा में लगातार जारी है काम। और साथ ही सवाल, छत्तीसगढ़ में चयनित डीएड अभ्यर्थियों को कब मिलेगी नौकरी? विद्यामितानों की नौकरी पर भी तलवार लटकी। और इस पर बातचीत करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय सबसे पहले इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से वंदना राजपूत जी हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है। शताब्दी पांडे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। शताब्दी जी, बहुत स्वागत है आपका। विद्यामितान जो कि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक हैं, राज निर्मलकर जी अपनी आवाज़ यहाँ पर उठाएंगे, बुलंद करेंगे, अपनी मांगों को बताएंगे, उनकी क्या समस्या है। राजी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ डीएड अभ्यर्थी हैं शैलेंद्र साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। सबसे पहले शैलेंद्र जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। 200 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं, क्या लग रहा है बातचीत बनेगी नहीं बनेगी? खून से पत्र लिखा गया, पत्र प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, हर किसी को लेके गए। उम्मीद है कुछ होगा, आपकी बात को सुना जाएगा, क्या लग रहा है? जी सर, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो हमारी इस समस्या को लगातार उठा रहे हैं। और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। देखिए सर, उम्मीद की बात है तो हम अभी तक उम्मीद में ही बैठे हुए हैं सर। ये जो सरकार है सुशासन की सरकार है। हमें शायद सरकार की जो सुशासन चल रही है उस पर हम पूर्ण उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। आज नहीं तो कल हमें पूर्ण रूप से न्याय ही मिलेगा। और हम पिछले 24 दिसंबर 2025 से अनवरत आज पर्यंत तक 212 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। और सर, अनशन में बैठे बैठे हम लोग ऐसा क्या प्राकृतिक आपदा नहीं देखे हैं सर। कड़कड़ाती ठंड से लेकर चिलचिलाती धूप, आंधी तूफान, सभी चीज को हम वहां देख चुके हैं सर। तीज त्योहार को छोड़ चुके हैं सर। हम नए वर्ष में अपने घर में मनाना चाहिए, और नए वर्ष को छोड़ के हम मैदान में मनाए हैं। यहाँ तक कि सर बड़े बड़े जो तीज त्योहार होते हैं उसमें हम घर को त्याग दिए हैं। और अभी भी हम डटे हुए, इसी उम्मीद में डटे हुए हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, आज नहीं तो कल कुछ करेगी। बस अभी तक आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन आश्वासन में अमल नहीं किया जा रहा है। हमें उसका इंतजार है। हम हाथ जोड़ के विष्णुदेव सरकार से अपील कर रहे हैं डीएड अभ्यर्थी की जितना जल्दी हो सके हमें न्याय दें और हमारी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको पूर्ण करें सर। आगे क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपके द्वारा? किस तरह से ध्यान आकर्षित करने की कोशिश हो रही है? कहाँ कहाँ आप पहुंचे हैं और क्या उम्मीद लग रही है? जी सर, अभी हम लोग 212 दिन से अनशन में बैठे हैं सर। हम इस दरमियान सर पूरे 90 विधायक, 11 सांसद, सभी नेता मंत्री के दरवाजे खटखटा लिए हैं सर। यहाँ तक कि सर जो देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी का दरवाजा खटखटा ले हैं। हमको तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से न्याय प्राप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा सर कि वहाँ बैठे बैठे हमारे इतने साथियों का मतलब तबीयत खराब हो चुका है। हमारे पास प्रमाणित है सर, 300 साथी ऐसे हैं जिसको हॉस्पिटलाइज किया जा चुका है। मैं स्वयं हूँ सर जो 35 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट था। मेरा पेट का सर्जरी हुआ जिसमें 22 टाँका लगा हुआ है। मेरे को मल्टीपल अरसा हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं धैर्य और हिम्मत के साथ अभी भी मैदान में डटा हुआ हूं और सरकार से पूरी उम्मीद करता हूं कि हमें जल्द से जल्द न्याय देगी। अब इतनी विकट परिस्थितियां आपने झेली हैं, तबीयत खराब हुई, आप नहीं और भी आपके साथ कई आपके साथी हैं जो कि हॉस्पिटलाइज हुए, कई की तबीयत खराब हुई। तरह तरह के आपने उन दौर को देखा है, उस समय को देखा है। हौसले अभी तक डगमगाए नहीं आपके। जी बोलिए बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं? जी सर, आज की ही घटना बता रहा हूँ सर। आज शाम 4:30 बजे की घटना है। हमारे एक साथी को वहां से बिच्छू डंक मार दिया है। उसको हम लोग कैसे भी करके हॉस्पिटलाइज रिफर किए हैं और वहां
सांप बिच्छू का इतना मतलब डरावना रहता है सर कि कभी भी कुछ अनहोनी हो सकता है हमारे साथ, क्योंकि भरी बरसात है, आसपास में कुछ सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। हम लोग जमीन पे सो रहे हैं सर, वहाँ इतनी भरी बरसात में आंधी तूफान झेल रहे हैं। बिल्कुल। और मैं तो बीजेपी या कोई भी नेता है उसको मैं चैलेंज कर दूंगा अगर कहीं वो एक दिन एक रात गुजार करके दिखा दे तो। ऐसे विकट परिस्थिति में हम वहाँ अपना अनशन को जारी रखे हुए हैं और सरकार से भी उम्मीद रख रहे हैं कि हमारी स्थिति को देखते हुए आश्वासन मिला आपको? जी सर, जी सर, आश्वासन मिल रहा है, लेकिन हमारे से मिलने के लिए अभी तक कोई ऐसा आश्वासन किसने दिया? कोई नहीं आया है सर। और आश्वासन किसने एक बार आए थे तो आश्वासन शिक्षा मंत्री दे रहे हैं, वित्त मंत्री जी दे रहे हैं, तो सर आश्वासन बस दे रहे हैं, लेकिन उसमें पहल नहीं किया जा रहा है। आश्वासन पर उम्मीदें टिकी हुई हैं। मैं आपके पास लौटूंगा और एक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीड़ित हैं विद्या मितान, जो कि अपने मांगों को लेकर बीते 22 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। राज जी, थोड़ा आप बताइए, 22 दिन हो गए हैं अपनी मांगों को लेकर आप बैठे हुए हैं, अब तो अल्टीमेटम भी आपको मिल गया है, उठ जाओ, काम पर वापस जाओ, नहीं तो बर्खास्त। क्या सोचा है आपने? सर, सबसे पहले आपके न्यूज चैनल एवं बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा कि आप सभी मिलकर हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और बिल्कुल हमारे डीएड साथी जो बात किए हैं, बिल्कुल वैसे ही तकलीफ हम भी झेल रहे हैं। और ये 11 सालों का तकलीफ है, आज का नहीं है। 2015-16 से बीहड़ इलाकों में, आदिवासी इलाकों में, नक्सली इलाकों में हम कार्यरत हैं और लगातार पीड़ित और शोषण, जहां पर रेगुलर शिक्षक जाना नहीं चाहते थे वहां हम गए। बीजेपी की सरकार में ही हमारा उदय हुआ, रमन सरकार में। उसके बाद लगातार उन्होंने भी वादा किया, कांग्रेस सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र में हमको नियमित करने का वादा किया था। बस 2000 हमारी सैलरी बढ़ी और उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। उस सरकार में भी हमने 65 दिन का हड़ताल किया था और इसी तरह की स्थिति हमने सही थी कि पूरा घर बार छोड़ दिया था, त्योहार छोड़ दिया था और हमने ईदगाह बाटा से लेकर बूढ़ा तालाब उसमें जल सत्याग्रह किया। मतलब हर नेता मंत्री से अनुशंसा पत्र लिया हमने, लेकिन उनका कोई भी मतलब नहीं हुआ। मतलब सरकारें वादा करती है, वोट लेते वक्त भी हम याद आते हैं, उसके बाद हमें बुला दिया जाता है। राज ननवलकर जी, एक बात बताइए, आपने बताया कि आप 65 दिन हड़ताल पर रहे हैं, तो क्या उस वक्त कुछ उम्मीद, कुछ आश्वासन मिला था आपको उस वक्त? बिल्कुल, उस समय भी आश्वासन कुछ नहीं मिला, वही झूठे आश्वासन में रहे। ठीक है। और कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार इन मांगों को मैं सीधे बीजेपी प्रवक्ता शताब्दी पांडे के पास मैं लेकर जा रहा हूं। शताब्दी जी, आपने दोनों ही लोगों को सुना, अपने घर परिवार से दूर आंदोलन कर रहे हैं, तीज त्योहार इन्होंने सब छोड़ दिए, इन्होंने सर्दी, गर्मी, लू, सब, बारिश का मौसम है, कैसी कैसी परिस्थितियां ये लोग झेल रहे हैं, लेकिन किसी को शायद दिखाई नहीं देता। अपनी मांगों पर अभी भी डटे हुए 200 दिनों से ज्यादा का वक्त हो रहा है डीएड अभ्यर्थियों को अपनी नौकरी की मांग को लेकर, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। वजह क्या है इसके पीछे? संभव जी, मैं शैलेंद्र जी और राज जी, इन दोनों की बातों से सहमत हूं और इनकी समस्याओं और इनकी जो मांग है इसके प्रति भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से संवेदनशील है। जैसा कि दोनों ही हमारे वक्ताओं ने बताया कि उनको आश्वासन मिला है, रास्ता निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। संभव जी, आप भी इस बात को समझेंगे और शायद मेरी इस बात को सहमति व्यक्त करेंगे कि कुछ संवैधानिक बाध्यताएं, कुछ न्यायालयीन निर्देश ऐसे होते हैं जिसकी वजह से अचानक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता कि यदि एक विभाग के लिए, एक विभाग के मांग करने वाले लोगों की मांग को पूरा कर दिया जाए तो ऐसे सैकड़ों अन्य विभागों में भी दैनिक वेतनभोगी या इस प्रकार के, जैसे कि अतिथि शिक्षक की व्यवस्था है, इस प्रकार का काम करने वाले लोग होंगे, चाहे वन विभाग हो, चाहे राजस्व हो, शिक्षा विभाग में तो ये स्वयं है, स्वास्थ्य विभाग हो, तो ये सब देखना पड़ता है। इस प्रकार से अचानक ऐसा निर्णय नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये जो लंबे समय से इनकी जो मांग चली आ रही है, उसमें एक बात हमको ये भी ध्यान देना होगा कि जब इनकी जो सेवा शर्तें हैं, जिस समय हमने इस सेवा को स्वीकार किया,
उस समय हमको क्या बताया गया था, हमारे सेवा शर्तें नियमों में क्या लिखा गया है। हाँ, ये अलग बात है कि मानवीय दृष्टिकोण से एक लंबा समय हो गया है कि आपने बीहड़ अंचलों में, सुदूर अंचलों में अपनी सेवाएं दी हैं। इस संवेदनशीलता के साथ सरकार आपके साथ व्यवहार रखे, ये बहुत बड़ी बाध्यता होती है सरकार के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि जैसे इस विषय के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से लगभग 600 ऐसे शिक्षक हैं जिनको बोनस अंक दिए जाते हैं। उस बोनस अंक के आधार पर परमानेंट नियुक्ति में उसका लाभ मिला है। इसके अलावा एक और सुविधा दी जा रही है कि जहां पे इनकी नियुक्ति की गई है वहां किसी की परमानेंट नियुक्ति नहीं की जाएगी। अर्थात जिस स्थिति में जैसे भी नियम शर्तों के साथ इन्होंने अपना कार्य आरंभ किया था, ड्यूटी ज्वाइन की थी, वहां से इनको इसलिए नहीं हटा दिया जाएगा कि कोई वहां पे परमानेंट नौकरी वाले आ गए। तो ये कुछ बातों का ध्यान सरकार जो रख सकती है वो रख रही है, लेकिन कुछ बाध्यताएं होती हैं जिसकी वजह से विलंब हो रहा है। आगे आने वाले समय में संवाद से कुछ हल निकलेगा। उम्मीद तो यही थी कि संवाद से कुछ हल निकलेगा, लेकिन आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन के बाद पता नहीं मुकर गए कि उनकी बातों को नहीं सुना गया, अनसुना ही कर दिया गया, यही लग रहा है। लेकिन आप एक बात बताइए, डीएड जो अभ्यर्थी हैं जो आंदोलन कर रहे हैं वो तकरीबन 1300 से ज्यादा ही कुछ है, 1300 मानकर चले, 1300 है। लेकिन इस वक्त प्रदेश में जो खाली शिक्षकों के पद है वो 25 से 30 हजार हैं। मुझे नहीं पता आपकी क्या मजबूरी है, किन मजबूरीवश आप ये पद नहीं भर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इन टीचर्स को वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए, उन्हें नौकरी दी जाए? 25 से 30 हजार पद खाली हैं। देखिए संभव जी, आप या मैं बैठकर यहाँ ये निर्णय तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो मुझे शिक्षा विभाग से अब तक कई बार इस विषय पर आपके चैनल में, अन्य चैनल में भी हम बैठ चुके हैं, मैंने जो जानकारी ली उसमें कुछ न्यायालयीन बाध्यता उनके सामने आती है कि जो न्यायालय का आदेश था 1 वर्ष के लिए ही वो कारगर होता है और वो ड्यूरेशन निकल चुका है। लेकिन उसके बाद भी बार बार शिक्षा मंत्री जी ने इनसे बातचीत जब भी हुई है यही आश्वासन दिया है कि कुछ रास्ता निकालते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कुछ रास्ता निकले, यही शुभकामनाएं मैं यहाँ से दे पाऊंगी। ठीक है, अब हम बारी है यहाँ पर वंदना जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। युवाओं के शोषण का आरोप बार बार आप पर लगाया जा रहा है, लेकिन शताब्दी जी कह रही हैं कि कुछ बाध्यता हैं, कुछ चीजें हैं जिसको लेकर वो बात हैं, ये चीजें कदम नहीं उठाई जा सकते। कांग्रेस इन चीजों को किस तरह से देख रही है, या सिर्फ कांग्रेस राजनीति करने का काम कर रही है अभी? देखिए संभव जी, सबसे पहले मेरी बहन ने कहा कि इन लोगों को शुभकामनाएं दे रही हूं, तो शुभकामनाओं से घर नहीं चलता, शुभकामनाओं से पेट नहीं भरता, और शुभकामनाओं से ये अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात राजनीति करने वाली बात है। तो हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की संवेदनाएं मर चुकी है। जो डीएड अभ्यर्थी है तो 12 दिनों से लगातार अनशन कर रहे हैं, कभी पानी में वो जा करके गुहार लगा रहे हैं, कभी लेट करके जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कानों में जू तक नहीं चल रही है। जबकि इस पर डायरेक्ट यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने भी कहा था कि आप इसको एडजस्ट। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं चाहती कि हमारे छत्तीसगढ़ महातारी के बेटों को रोजगार मिले? और छत्तीसगढ़ के बेटों को जब रोजगार मिलेगा तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक स्थिति हो वो भी मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आप देखेंगे कि लगातार चुनाव के समय तो वादा कर लेते हैं, लेकिन जब वो अपना वादा निभाने की बात जब आती है तो वो अपने वादे से मुकर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की असली चाल और चरित्र है। आज छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से देख रही है। यदि आप लगातार अनशन कर रहे हैं, अभी अतिथि शिक्षक की बात करूं मैं, अब उनको हिटलर शाही जैसा उनको धमकी दिया जा रहा है। अरे ये लोकतंत्र का एक तरीका है, अपनी बात रखने के लिए लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। अब उनको समझा के बजाय, उनकी समस्या का समाधान के बजाय आप उनको धमकी दे रहे हैं। ये क्या सरकार है? ये तो हिटलर शाही सरकार है जो छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति उनको उसका समाधान करना चाहिए। वंदना जी, आप सिर्फ आरोप लगाएंगे या उन्हें सुझाव भी देंगे? सुझाव दीजिए उनको कुछ। जी
संभव जी, सबसे बड़ी सुझाव तो ये है कि आपने खुद अभी इस सुझाव को दिया कि जब 25,000 30,000 शिक्षकों की वहां पर कमी है अभी भी स्कूलों में, तो उन पर एडजस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे सरकार की क्या मजबूरी है? दूसरी बात, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो शिक्षा मंत्री है वो बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के बड़ी बड़ी बयान देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बयान आया था कि हम दिसंबर तक सब कोर्स को कंप्लीट करवा देंगे। पिछले 20 दिन से अतिथि शिक्षक जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि जब शिक्षक की कमी है तो बच्चों का कोर्स कंप्लीट क्या होगा? इस सरकार की उदासीनता के कारण हमारे जो बच्चों को इसका भरपाई भरना पड़ता है, उनके जो पढ़ाई है वो प्रभावित होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि चाहती तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने देना चाहिए था। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अतिथि शिक्षक है वो यहाँ पर बड़ी बरसात में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो शिक्षक जो हमारे मंत्री हैं उनके घर के सामने में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री को 2 मिनट समय नहीं है कि ये अभ्यर्थियों से मुलाकात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं ये तानाशाही है और ये घमंड है कि हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, हम जिससे चाहे जैसा बर्ताव कर सकते हैं। शैलेंद्र जी, बात बताइए, आप हमारी बीजेपी प्रवक्ता बहन है शताब्दी पांडे जी, उनको आप सुन रहे थे, कितना आपको लग रहा है कि वो ठीक हैं, उनको सही ठहराया जा सकता है? लग रहा है आपको? क्या उनकी बातों से आप एग्री करते हैं? और साथ में ये कि सरकार और युवाओं के बीच क्या भरोसे का संकट है अब? जी सर, सबसे पहले तो मैं शताब्दी पांडे मैम को नमस्कार करूंगा और शताब्दी पांडे जी को पूरा हमारे विषय से पूरा अवगत है कि क्या है कैसा है। पहले ये भी मैम भी कंफ्यूज थी कि इसमें रैंक काफ़ी नीचे चला गया है, कि समय सीमा चली गई है। जैसे भी पांडे मैडम बोल रही थी कि इसमें समय न्यायालयीय प्रक्रिया होता है करके, समय सीमा 1 साल का रहता है करके। मैं स्पष्ट रूप से दिखाना चाहूँगा सर, जो 2621 बीएड वालों को निकाला गया था उसके लिए 2621 पदों को भरने के लिए 1 साल का समय सीमा बढ़ाया गया था। तो इस 2621 पदों के लिए बढ़ाया गया था तो इसमें सिर्फ 1299 लोगों को ही नियुक्ति दिया गया है। इसमें 1316 पद रिक्त है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं इसकी समय सीमा चली गई है? और ये तो सरासर झूठ ही बात है सर, समय सीमा वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो न्यायालय प्रक्रिया में है, न्यायालय में केस लगा हुआ था, इसमें तो समय सीमा वाली बात ही नहीं होना चाहिए। स्पष्ट मैं दिखा सकता हूँ सर, 2621 पदों के लिए शताब्दी जी समय सीमा बढ़ाया गया था कि 1316 पद रिक्त उन्हें भरा जाए। धनेंद्र जी, आप और हम मिल चुके हैं शायद, आपका प्रतिनिधि मंडल से मेरी मुलाकात हुई है। उस वक्त भी आपने मुझे बताया था कि ये कोर्ट का आदेश आया है और ये इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कुछ लोगों की नियुक्ति कर दी गई, जिसमें से फिर कुछ लोग ऐसे निकले जिनकी उम्र भी पूरी नहीं हुई थी, जिनका एजुकेशन पूरा नहीं हुआ था, डीएड भी पूरा नहीं हुआ था, उनकी नियुक्ति हो गई, उनको हटाया गया। आपने बताया था उनको हटाने के बाद जो पद रिक्त हुए उसमें आप लोगों को ले लेना चाहिए था। ये आपकी मांग है, आपकी ओर से, आपके हिसाब से बिल्कुल जायज मांग है। मैंने पहले भी नहीं डिनाई किया और आज भी मैंने अपने वक्तव्य में नहीं डिनाई किया। और मैंने बार बार ये कहा है कि संवाद से हल निकलेगा, क्योंकि आप अपने तरीके से कब तक चलेगा? आप अपनी बात को रख रहे हैं कि भाई जब कोर्ट ने आदेश दे दिया। शताब्दी जी, आपने एक तरफ कहा कि उन्होंने जो जिस परिस्थिति में वो बैठे हुए हैं आप उसे देख भी रहे हैं, आप शुभकामनाएं भी दे रहे हैं उन्हें, लेकिन हो क्या रहा है? सिर्फ इंतजार भी इतना लंबा, 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो रहा है। एक्चुअली कुछ ना कुछ इसमें संभव जी कुछ न कुछ लीगल अड़चन है जिसको दूर करने के बाद ही ऐसी क्या अड़चन है? ना वो चीज आपको समझ में आ रही है, ना आपके विभाग को समझ में आ रही है। कोई लीगल सर, इसमें कोई लीगल अड़चन नहीं है जी संभव सर, इसमें कोई लीगल अड़चन नहीं है सर। कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि इसको 2 माह में पूर्ण करे करके, लेकिन 26 सितंबर को वो आदेश आया था, 26 नवंबर में इसका 2 माह पूर्ण हो चुका है, लेकिन आज पर्यंत। बोलिए शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, इस आदेश का डेट क्या था? इसका जो बहुत पुराना है, इसका डेट बताइए आदेश का। ये 26 सितंबर 2025 का है मैम। 26 सितंबर 2025। 26 सितंबर नहीं तो जी। तो वही बात अभी जो मैंने चर्चा की है अधिकारियों से, उसमें यही जानकारी में आ रहा है
कि 1 साल में उसकी जो नहीं है सर, उसमें वैधता 2 माह समाप्त के हो भीतर जाती देने है। के लिए बोला गया था उसमें। तो आप लोग चैलेंज करिए ना, कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? अब अरे, मैं प्रश्न आपसे एक बात करती हूँ। बताइए मैंने आपको पहले भी शताब्दी पूछा जी, था। आप बच्चों से कह रहे कोर्ट में कितना जाइए। कोर्ट में जाए मैम? 1300 ये बच्चे जो बचे हुए समय हैं, सीमा उनको बढ़ाया जल्दी गया से था भर 1 साल देते। के लिए 26 सर एक महत्वपूर्ण लाइन में बोलना चाहूंगा बोलिए सर। बोलिए। ये जो आ रहा हूं, राज, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। 2621 पदों के लिए जो 1 साल की वैधता तिथि बढ़ाई गई थी, उसको कोर्ट में चैलेंज किए थे हम लोग। तो उस कोर्ट चैलेंज में 8 कंटेम्प्ट की सुनवाई हुआ, उसमें पूरे 1 साल को इन लोग बर्बाद किए हैं। गवर्नमेंट ने उसमें कोई जवाब नहीं दे रहा था। शिक्षा सचिव को पर्सनली वहां उपस्थित होने के लिए बोला गया, तब ले दे के एक लिस्ट निकाला गया। उसमें ऐसा लिस्ट निकाला है सर, 2500 बीएड का जगह में 2500 जो डीएड वालों को बुलाए हैं, उसमें अपात्र लोगों को बुलाया गया। और सर मान लो मेरा रैंक सेम नंबर, सेम रैंक, सेम पॉइंट में मैं वहां उपस्थित हूं सर, लेकिन मैं डेट ऑफ बर्थ की वजह से पीछे हो गया। इसमें क्या मेरी गलती है सर कि मैं बाद में पैदा हुआ हूँ? शताब्दी जी जल्दी से जवाब सेम नंबर, सेम पॉइंट नंबर लेके मैं बैठा हूँ। एज वहां पर निकली अगर जा रही है। अपात्र लोगों को आपने बुलाया रहते तो इंतजार, बस यही चल रहा है अभी। शताब्दी जी जी बोलिए जल्दी से। वो बोले समय बचा हुआ था, समय के भीतर आप ये चीजें कर देते तो इंतजार हमको नहीं करना पड़ता, हम भी भाई अपने नौकरी लेके घर बाहर जाते, अपने घर परिवार को देखते। जी जी बिल्कुल, इसीलिए तो इनके साथ संवेदनशीलता से व्यवहार हो रहा है और बातचीत हो रही है, संवाद से हल निकलेगा। बार बार कहा जा रहा है किन त्रुटियों की वजह से, किन टेक्निकल कारण इसमें मौका नहीं मिला, इसको दूर किया जाएगा। अब ये बता दीजिए, जो विद्या मितानिन है अतिथि शिक्षक, उनका क्या दोष है? वो भी 22 दिनों से अपना आंदोलन कर रहे हैं, उनमें कहां अड़चन आ रही है शताब्दी जी? देखिए, विद्या मितान के संबंध में स्पष्ट नीति है सरकार की कि इनकी नियुक्ति के समय इनको जो सेवा शर्तें बताई गई थी, उसके आधार पर इनकी सेवा शर्तें और सेवा चल रही है। अब ये नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं तो केवल एक विभाग नहीं, बहुत से विभाग होते हैं सरकार के पास, तो कुछ न्यायालयीन, कुछ संवैधानिक बाध्यताएं होती हैं, जिसकी वजह से ये निर्णय अतिशीघ्र ऐसे नहीं लिया जा सकेगा। लेकिन आने वाले समय में कुछ ना कुछ अच्छा निर्णय इनके संबंध में भी हो सकता है, संवाद से बात बनेगी। तो इन्हें भरोसा क्यों दिया गया था फिर? जैसे कि राज कह रहे हैं कि हमारा पहले हड़ताल चली, हमें भरोसा नहीं दिया गया था। पूछिए उनको, कोई भरोसा नहीं जब दिया उनसे गया बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा पहले तकरीबन 50 से 60 दिन उनकी हड़ताल चली, उन्हें भरोसा उस वक्त दिया गया था? नहीं, ऐसा कोई भरोसा राजी विभाग की ओर से नहीं दिया गया था। अब राजी बोलेंगे, राजी बोलिए, अब आप बोलिए। हाँ, शताब्दी मैडम और वंदना मैडम दोनों को शुक्रिया, आप लोग ने बात रखा। एक बात है संभव जी, मैं ये हमेशा कहूंगा कि जब सरकारें होती है और सत्ता चलता है तो विपक्ष को हमेशा हमारे लिए पूर्ण योग्यता दिखता है। 1 मिनट मैडम, मैं बात कर लेता हूँ कि हमारा पूरा क्वालिफिकेशन दिखता है। हमारे पास है मोदी जी की गारंटी, उनमें लिखा गया है कि नियमितीकरण होगा। जब शिक्षा मंत्री जी विधायक थे तो उन्होंने भी अनुशंसा लिखा था, और सारे विधायकों को हमारे में पूर्ण गुण दिखता है कि नियमितीकरण होगा, आप लोगों का होना चाहिए। ये चीज कांग्रेस कार्यकाल में अब भी ये हुआ कहा था, जा रहा है बीजेपी कार्यकाल में जब आपकी नियुक्ति हुई थी उस वक्त आपको नियम शर्त बता दिए गए थे कि नियमितीकरण नहीं होगा, उन शर्तों को आपने माना था, उनको फॉलो किया जा रहा था। बीजेपी कार्यकाल में हम नियमितान थे, कांग्रेस कार्यकाल में हमें राज्य अतिथि बना दिया गया। हाँ, और उसके बाद अभी पुनः बीजेपी सरकार चल रही है ना, मतलब उन्होंने बनाया और वे कहते हैं हम ही सवारेंगे। तो हम ये नहीं कहते कि हमें नियमितीकरण ही कर दे, हम नीचे पायदान में भी जाते हैं। जब 11 साल हो गया है हम पढ़ा रहे हैं तो इनका कर्तव्य बनता है शिक्षा विभाग, क्योंकि हम सबसे मिलते हैं, सारे मंत्री से, विधायकों से अनुशंसा पत्र लिखाते हैं, और मतलब वे खुद स्वयं लिखते हैं और हमारे गुणों को देखकर ये कहते हैं कि आपका नियमितीकरण होना चाहिए। जब विधायक रहते हैं, सचिवों से हम मिलते हैं, हमारे नियम कानून हमारे लिए नोट शीट बनते हैं, हमारे लिए सारे प्रपत्र बनते हैं, उसके बाद मंत्रालय में जाके वो कहीं खो जाते हैं और वो उसके ऊपर क्रियान्वयन नहीं होता। सर सबसे प्रमुख, माफ कीजिएगा मैं आपके पास देरी से आ रहा हूँ, माफ कीजिएगा, आप जल्दी से आप बोलिए। आप संभव जी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इन लोग चाह रहे थे कि यहाँ से उन लोगों का जो चर्चा हो रहा है उसका समाधान मिले, लेकिन यहाँ पर भी इन लोगों को निराश होना पड़ा। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के रवैये से वहां पर निराश हुए, वैसे यहाँ पर भी निराश होना पड़ा। हमारे भाइयों को
डीएड अभ्यर्थियों को बोलते हैं कि आप लोग कोर्ट चले जाइए। अरे कैसी सरकार है, जो बच्चे लोग आज आर्थिक स्थिति के कारण इतने आज परेशान है, आज फिर उस बच्चों को बोलते हो आप कोर्ट चले जाइए। जब आपके पास समय था तो आप उस समय में इस समस्या का निराकरण क्यों नहीं किए? ये आपकी सरकार की गलती के कारण हमारे बच्चे क्यों भुगते? तो आप इसे मुद्दा क्यों नहीं बना रहे हैं? कांग्रेस समर्थन क्यों नहीं दे रही है? हम लगातार संभव जी हर समय हम बच्चों के साथ खड़े हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनकी संवेदनाएं मर चुकी है। वो मतलब देखेंगे कि आप यदि उठाएंगे बच्चों के प्रति तो आपको देशद्रोही कहा जाता है। आप यदि जनता के हित के मुद्दे को उठाएंगे, विपक्ष का काम है जो पीड़ित है, जो जनता है, उनके मुद्दों को उठाया जाए, या तो सड़क में या फिर सदन में। तो क्या इनके मुद्दों को सदन में आवाज उठाई जाएगी? इनके मुद्दों को सदन में जगह मिलेगी? इन मुद्दों को उठाया जाएगा वहां पे? संभव जी, बिल्कुल संभव जी। हम पहले भी आप पूछ लीजिए कि हमारे जितने बड़े नेता हैं जा करके मिले हैं और हम इनकी आवाज को सदन से लेकर के सड़क तक की लड़ाई लड़े और इनकी जब तक इनकी आवाजों को बुलंद करने का काम करेंगे, इनकी मांग को क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं शैलेंद्र जी। 10 सेकेंड, ओके 10 सेकेंड शैलेंद्र जी आपके पास क्लोजिंग कमेंट। आगे आप क्या रास्ता अपनाएंगे? 10 सेकंड शैलेंद्र जी। देखिए सर, हम लोग तो सभी प्रकार के यहाँ धरना प्रदर्शन में सभी प्रकार का एक्टिविटीज तो कर लिए हैं। यहाँ तक कि हम लोग सर युवा दिवस के दिन सर 12 जनवरी को हम लोग तेली बांधा मेन रोड में सर हम लोग कटोरा लेके भीख मांगे हैं सर युवा दिवस के दिन। ये छत्तीसगढ़ के लिए शर्म की बात है कि छत्तीसगढ़ के युवा कटोरा लेकर भूख मांगे हैं। यहाँ तक कि हम लोग न्याय के लिए अब आगे क्या? अब आगे क्या? जल्दी बताइए, आगे क्या प्रदर्शन किए हैं? अब आगे सर यही है सर कि हम लोग एक सब्र की सीमा होती है सर, सब्र की सीमा अगर टूट गई तो सर हम उग्र प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो जाएंगे सर। लेकिन हम तो उम्मीद नहीं छोड़ेंगे सर। हम इसलिए सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारी जो भी मांग है उसको जल्द से जल्द प्रदान करें। आगे का रास्ता क्या? 22 दिन आपको हो चुके हैं, आगे आपने क्या सोचा है? किस तरह से अपनी मांगों को मनवाना है? क्या सोचा आपने? हाँ, हमारा भी यही है सर, एक ही मांग है नियमितीकरण, लेकिन हम उनसे नीचे भी मतलब 12 महीने के लिए वेतन कर दीजिए और व्याख्याता के समान संतुष्टजनक हमारा ग्रेड पे हो, हमें छुट्टी उपलब्ध करा दीजिए। मतलब यही नहीं कह रहे हैं कि हम नियमितीकरण पर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या होगा? क्या करेंगे? जो वेतन है ना, और आगे यही होगा सर। हमारी अहिंसा रूपी जो आंदोलन चल रहा है उसका उग्र होता है, उसके जिम्मेदार सरकार होगी सर, है ना। और जिम्मेदारी लेंगे फिर आप? आपने अभी तक आंदोलन में बैठे हुए देखा, आपने उनके हाथ में कटोरा भी थमा दिया, सब कुछ देखा, इनकी बातों को कब सुना जाएगा? 10 सेकंड क्लोजिंग कमेंट शताब्दी दीजिए। संभव जी, मैंने पहले भी कहा था और आगे भी कहूंगी, संवाद से ही समाधान निकलता है। निश्चित रूप से आने वाले समय में संवाद का दिन कब आएगा? समय निकलता जा रहा है, संवाद का दिन नहीं आ पा रहा है, वो समय कब आएगा? आप इनको डेडलाइन दे सकते हैं कि अभी आप इनको डेडलाइन आप इनको भरोसा भी दे सकते हैं ये डेडलाइन है, इस तारीख तक आपकी बातों पर गौर किया जाएगा, विचार किया जाएगा, आपको सारी संवेदना, सारी आपको आश्वासन मिल जाएगा? कोई डेडलाइन? निकट भविष्य में दोनों ही प्रतिनिधिमंडल सरकार से संवाद स्थापित करें, उनको समाधान मिलेगा। कांग्रेस को राजनीति करने की जरूरत नहीं है। यदि इतना ही था तो अपने कार्यकाल में इनका वंदना जी, आप राजनीति नहीं करेंगे? वंदना जी, संवाद का जो मुहूर्त है वो कब निकालेंगे? कहीं आने वाले चुनाव 2028 में तो उसका मुहूर्त नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठा वादा करके सत्ता हासिल करती है। थैंक यू। समय की यहीं पर बाध्यता। बहुत धन्यवाद राज जी आपका और शैलेंद्र जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए थैंक यू। और शताब्दी जी आपको भी बहुत धन्यवाद। राज जी धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।